आईएमएफ के पास सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं गया, अभी भी जो अर्जेंटीना है वो नंबर 1 पे है जो आईएमएफ के कर्जे में है। उसके बाद इजिप्ट आ जाता है जो 18 बिलियन जिन्होंने देना है, अर्जेंटीना जिन्होंने 46 बिलियन देना है, यूक्रेन जिन्होंने 8.2 बिलियन देना है। लेकिन हम लोगों ने तो इतना ज़्यादा देना भी नहीं है, हमने तो सिर्फ 7.6 बिलियन देना है जो आईएमएफ को देना है। आईएमएफ जो है वो ही इतनी टफ कंडीशंस क्यों लगा देती है पाकिस्तान के ऊपर? हमारे मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, तो मेहरबानी करें हमें थोड़ा सा रिलीफ दे दें। तो उन्होंने उनको क्या बोला? नहीं, जो बात आपका वज़ीर आज़म पहले हमसे करके गया हुआ है ना, अब हम वो चेंज नहीं कर सकते। और वो तोहफे ये हैं कि सुन लें कि अगले हफ्तों से पेट्रोल और डीज़ल की कीमत और बढ़ेगी, और उसके अलावा बिजली है ये और ज़्यादा महंगी होगी और डॉलर और ज़्यादा ऊपर जाएगा। पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो टोटल कर्जा है वो कितना है? 140 बिलियन। पाकिस्तान से जो पैसा बाहर गया है 1978 से लेके 2018 तक, जो हमारे घर के बड़े हैं ना, करता धरता जो हैं, वो जो पैसा पाकिस्तान से बाहर लेके गए वो कितना है? 333 बिलियन। कर्जा कितना है? सिर्फ 140 बिलियन। और जो पाकिस्तान से पैसा बाहर गया है वो कितना है? 333 बिलियन। अभी हमने 1 बिलियन के लिए आईएमएफ के आगे भीख मांगी थी पाकिस्तानियों ने, और फिर उन्होंने इनको 1 बिलियन दिया, और उन्होंने ऐसी ऐसी शर्तें लगा दी हैं कि अभी लोग खुदकुशियां करने पे उतरे हुए हैं, और अभी ये हालात और ख़राब होने हैं। क्या पाकिस्तान में 2 तरह के लोग रहते हैं, एक अमीर और गरीब। अपनी मोटरसाइकिलों को तोड़ रहे हैं कि जी पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, उनको आग लगा रहे हैं। गवर्नमेंट जो है वो आपकी आके हेल्प नहीं करेगी। आईएमएफ की वजह से ही प्राइसेस बहुत ऊपर गई। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, और अगर आप देख रहे हो तो काइंडली ये वीडियो दूसरों तक भी पहुंचाना, कि सबसे पहले तो जो भी कोई आपका मीटर रीडिंग करने आता है, या जो वापडा में काम कर रहे हैं, जो नीचे वाला तबका है जो रोड्स के ऊपर काम करता है, प्लीज़ उनके ऊपर तशद्दुद और इस तरह से ना करो, क्योंकि वो तो ऑफ कोर्स उसको जो हुक्म मिला उसने वो करना है, उसने भी सैलरी लेनी है, अपने बच्चों का पेट पालना है, ठीक है। और उसके अलावा अपनी चीज़ों को, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, अपनी मोटरसाइकिलों को तोड़ रहे हैं कि जी पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, उनको आग लगा रहे हैं, रिक्शों को जला रहे हैं, सारा कुछ। क्योंकि कोई भी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है या गवर्नमेंट जो है वो आपकी आके हेल्प नहीं करेगी, वो आपको नया रिक्शा नहीं लेके देगी जो आप अपने और अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहे हो, या मोटरसाइकिल वाला जो तुम फूड डिलीवरियाँ कर रहे हो या दूसरे काम कर रहे हो, तो कोई भी आके तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो अपना जो गुस्सा है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करो, क्योंकि आप अकेले इसमें नहीं, इसमें पूरा मुल्क जो है वो इसमें है। आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे, जो पाकिस्तान में बिजली का बहरान चल रहा है और इसमें गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले रही है, कि आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान के रिक्वेस्ट को मान रही है कि नहीं मान रही, और इसकी रीज़न क्या है कि आईएमएफ की वजह से ही प्राइसेस बहुत ऊपर गई हैं। ये जो लोग बिजली चोरी करते हैं, उसका बिल नहीं देते, बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पर बिजली के बिल जो वो नहीं अदा किए जाते, उनकी वजह से ऐसे हैं। जो वापडा वालों को फ्री बिजली मिली है उनकी वजह से ऐसे। और पाकिस्तान में ओवरऑल हालात इतने ख़राब क्यों हैं, इसके बारे में ही आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात इसी के बारे में करते हैं कि टू नेशन थ्योरी पता है आपको? जब पाकिस्तान बनना था तो उससे पहले ये वाली थ्योरी भी थी कि जी के सब कॉन्टिनेंट में 2 तरह के लोग रहते हैं। एक उन्होंने कहा था कि मुस्लिम है, दूसरे उन्होंने कहा था कि हिंदू हैं। लेकिन वो थ्योरी उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद ख़त्म नहीं की, उन्होंने वो थ्योरी को बदल दिया। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान में 2 तरह के लोग रहते हैं, एक अमीर और गरीब। ये भी नहीं, उन्होंने कहा कि 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो सिस्टम के अंदर हैं और दूसरे वो लोग जो सिस्टम के बाहर हैं या सिस्टम के अंडर हैं, ठीक है, जिनके ऊपर सिस्टम है। तो ये 2 तरह के लोग हैं, इसको टू नेशन थ्योरी कहा जाता है। इसको अगर प्रूफ इसका चाहिए तो हामिद मीर साहब ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने किसी वापडा वाले का बिल पोस्ट किया हुआ, वो पढ़ लेना, कि 12,000 यूनिट उसने यूज़ किए हैं और उसका बिल जो है तकरीबन 7,000 रुपये भी नहीं आया हुआ, उससे भी कम है, 5,000 रुपये। हमारे अपने घरों में पाकिस्तान में हमारे रिलेटिव्स में जिनके बिल 10,000, 8,000, 5,000 आता था, अब सब के बिल हैं 40-50,000, 55,000। जिनके 50,000 आते थे वो अब 1.5 लाख पे चले गए हुए हैं। यही फ़र्क है टू नेशंस का या टू नेशन थ्योरी का, कि उन लोगों को फ्री में सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन हम लोग जो हैं, जो सिस्टम से बाहर हैं, वो सब कुछ ये पे करते हैं।
अगर तो आप लोगों को ये लग रहा है कि हमारी जो बिजली के बिल हैं वो इसलिए बहुत ऊपर चले गए हैं कि जी आईएमएफ ने बहुत पैसे जो हैं वो बढ़ा दिए हैं या जो लोग बिजली चोरी करते हैं उनकी वजह से, इसमें ये रीज़न नहीं है। बिजली जो चोरी करते हैं या जो लोग बिल पे नहीं करते और उसका बिल हम पे कर रहे हैं वो आज से तो नहीं है वो तो बहुत देर पहले से ही ऐसा चलता आ रहा है कि सदियों से ऐसा ही है कि बहुत सारे पूरे के पूरे शहर ऐसे हैं कि जो बिजली के बिल जो है ना वो पे नहीं करते। बहुत इलाके ऐसे हैं जो बिजली के बिल पे नहीं करते, लेकिन जो जो दूसरे जो करते हैं उनको करना पड़ता है, वो उसी में ऐड कर देते हैं। ये वही बात हुई ना कि उसको छुट्टी ना मिली स्कूल से जिसने सबक याद किया, वही बात कि जो बिल पे करता रहता उसका बिल और बढ़ता जाता, और जो नहीं पे करते वो तो फिर करते ही नहीं। गवर्नमेंट को भी होता कि चलो जेड़े पे करन देन इन्हां कोलों तो लवो ना। इसके बारे में सिर्फ वो इसके ज़िम्मेदार नहीं है, इसके ज़िम्मेदार जो हैं वो गवर्नमेंट भी है, इसकी ज़िम्मेदार आईएमएफ नहीं है। क्यों? क्योंकि आईएमएफ के पास सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं गया, आईएमएफ के पास जो है पाकिस्तान से पहले ब्राज़ील भी गया हुआ है, इजिप्ट भी गया हुआ है, टर्की भी गया हुआ है, इवन इंडिया भी गया हुआ है। अगर हम रीसेंट अभी की अगर हम बात कर लेते हैं तो अभी भी जो अर्जेंटीना है वो नंबर 1 पे है जो आईएमएफ के कर्जे में है। उसके बाद इजिप्ट आ जाता है जो 18 बिलियन जिन्होंने देना है, अर्जेंटीना जिन्होंने 46 बिलियन देना है, यूक्रेन जिन्होंने 8.2 बिलियन देना है। लेकिन हम लोगों ने तो इतना ज़्यादा देना भी नहीं है, हमने तो सिर्फ 7.6 बिलियन देना है जो आईएमएफ को देना है। बाकी हमारे ऊपर जो सबसे ज़्यादा कर्जा है वो एक्चुअली चाइना का है, और उसके अलावा जो दूसरे इंडिपेंडेंट आइडेंटिटीज़ हैं जिन्होंने हमारी हेल्प की हुई है, जो हमें कर्जा दिया, सऊदी अरेबिया हो गए या दूसरे कंट्रीज़ हो गए, उनके हैं। लेकिन फिर भी आईएमएफ जो है वो ही इतनी टफ कंडीशंस क्यों लगा देती है पाकिस्तान के ऊपर? क्या उनके पास हमारी कोई वीडियो है? जिस तरह बॉलीवुड में कहते हैं कि तेनू बड़ियां फिल्मां मिल रही हैं, तेरे को कोई वीडियो है। तो वही बात हुई, हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब जब आईएमएफ के पास गए, उनसे रिक्वेस्ट की कि जी हमारे मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, तो मेहरबानी करें हमें थोड़ा सा रिलीफ दे दें। तो उन्होंने उनको क्या बोला? नहीं, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ना कर दी। थोड़े दिन बाद इन्होंने फिर कहा कि जी लोगों ने खुदकुशियाँ करनी शुरू कर दी हैं, तोड़ फोड़ शुरू कर दिया, मेहरबानी करो। तो उन्होंने कहा कि भाई जो बात आपका वज़ीर आज़म पहले हमसे करके गया हुआ है ना, अब हम वो चेंज नहीं कर सकते। और उसने बात क्या की थी? उसने वही बात की थी कि बेगर्स कांट बी चूज़र। आपको याद ही होगा वज़ीर आज़म साहब ने हमारे जो था वो बोला था, शहबाज शरीफ साहब ने, कि बेगर्स कांट बी चूज़र, कि जो मांगने वाला होता है ना वो चूज़ नहीं कर सकता, सेलेक्ट नहीं कर सकता, उसको जो मिलता है उसको वो लेना पड़ता है। तो फिर ये चुप करके वापस आ गए, और उन्होंने फिर जब ये वापस आ रहे थे तो उन्होंने इनको और तोहफे भी दिए हैं, और वो तोहफे ये हैं कि सुन लें कि अगले हफ्तों से पेट्रोल और डीजल की कीमत और बढ़ेगी, और उसके अलावा बिजली है ये और ज़्यादा महंगी होगी, और डॉलर और ज़्यादा ऊपर जाएगा। और उन्होंने जो शर्तें लगाई हैं आईएमएफ ने, वो सिर्फ पाकिस्तान पे ही नहीं लगा रहे, वो जो भी कंट्री उनके सिस्टम में जाता है, उनके इस प्रोग्राम में जाता है, वो सबको देता है। तो क्या आईएमएफ ने हमें मारने की कोशिश की है या उन्होंने हमें कभी बचाया भी है? हमें जिसको रोल ओवर भी कहते हैं या बेल ऑफ जिसे कहते हैं, वो उन्होंने हमें 9 टाइम्स करवाया हुआ है। तो इंग्लिश की एक कहावत है जिसमें वो कहता है कि फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी, कि अगर मुझे एक दफ़ा धोखा दिया है तो तुझे शर्म आनी चाहिए, और अगर तूने मुझे दूसरी दफ़ा भी धोखा दे दिया तो फिर मुझे शर्म आनी चाहिए। तो इधर तो हमने एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 9वीं दफ़ा भी हम उनके पास गए तो उन्होंने फिर भी हमें बेल आउट प्लान दिया है। तो उसके बाद ऑफ कोर्स वो हमारी फूफी के बच्चे थोड़ी हैं, हमारे रिश्तेदार थोड़ी हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग गवर्नमेंट को अपने पाँव पर खड़े होने में हेल्प करते हैं, और वो बड़े सख्त पेरेंट्स की तरह बात करते हैं। वो कोई सॉफ्ट पेरेंट नहीं होते, हमारे माँ बाप की तरह थे। 40 साल का बच्चा भी हो जाता तो उसको फिर भी आया तो साडा छोटा जिहा मुंडा हले, उसका उसके बीवी बच्चों का भी खर्चा जो है ना हमारे माँ बाप खुद ही उठा रहे होते हैं। तो आईएमएफ ऐसा नहीं करता, वो बहुत सख्त पेरेंट्स की तरह होता है। वो बचपन से बच्चों को कहता है अपने पाँव पर खड़े हो। तो अब उन्होंने इनको पाँव पे खड़े होने के लिए 2-3 कंडीशंस दी थी। उसमें से उन्होंने कहा था कि जो आपके घर के बड़े हैं, आप लोग बहुत खर्चा कर रहे हो, अपना खर्चा कम करो। उसमें क्या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और इन सब को बोला था कि जी अपना खसारा कम करो, अपना बजट कम करो, अपने खर्चे कम करो, वही पैसा मुल्क में लगाओ। तो ना जी नहीं है तो नहीं असी कर सकते, सॉरी असी जो लाइफ स्टाइल बना लिया वो नहीं हम खराब कर सकते। तो फिर दूसरी ऑप्शन हमें यही मिली थी कि जी बस फिर आवाम नू मारो, इन्हों उत्ते टैक्स लाओ। तो वो उन्होंने लगाया। अभी जो हमारे
कंट्री की जो कंडीशन है वो बहुत बुरी है। हमारे ऊपर जो कर्जा है वो इतना ज़्यादा है कि अगर दिन में हम 100 रुपया प्रोड्यूस करते हैं, 100 रुपया, तो उसमें से 93 रुपीज़ जो हैं, 93 रुपये वो सिर्फ हमने कर्जा वापस करना है। अब 7 रुपये में चला लो फिर मुल्क। 7 रुपये में आपने बिजली भी देनी है, हेल्थ भी देनी, पेट्रोल भी देना, सब कुछ देना, क्या कुछ दे लोगे? कुछ भी नहीं दे पाएंगे। तो क्या हम ये जो 93 रुपये कर्जा है हर 100 रुपये के ऊपर, वहां तक हम क्या एकदम से पहुंच गए हैं? नहीं, एकदम से नहीं पहुंचे, के लिए दहाइयाँ लगी हैं। जब से पाकिस्तान वजूद में, उसके बाद से हमने कर्जे लेने शुरू कर दिए थे। तो क्या ये कर्जा उतर नहीं सकता था? उतर सकता था। अब आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्ट्स बताने लगा हूँ। एक फैक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो सुनना। पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो टोटल कर्जा है वो कितना है? 140 बिलियन। कितना है? 140 बिलियन। और एक और इंटरेस्टिंग फिगर सुनो, पाकिस्तान से जो पैसा बाहर गया है, पाकिस्तान से जो पैसा बाहर गया है 1978 से 2018 तक, ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक ने शाया की हुई है, आप पढ़ सकते हो वहाँ पर जाकर। 1978 से लेके 2018 तक जो हमारे घर के बड़े हैं ना, करता धरता जो हैं, वो जो पैसा पाकिस्तान से बाहर लेके गए वो कितना है? 333 बिलियन। कर्जा कितना है? सिर्फ 140 बिलियन। और जो पाकिस्तान से पैसा बाहर गया है वो कितना है? 333 बिलियन। 3 दफा भी कर्जा उतारते तो कर्जा उतर जाना था। ठीक है, अभी हमने 1 बिलियन के लिए IMF के आगे भीख मांगी थी पाकिस्तानियों ने, और फिर उन्होंने इनको 1 बिलियन दिया, और उन्होंने ऐसी ऐसी शर्तें लगा दी हैं कि अभी लोग खुदकुशियां करने पे उतरे हुए हैं, और अभी ये हालात और ख़राब होने हैं। फिर से बताता हूँ कि हमारे ऊपर कर्जा सिर्फ 140 बिलियन, और हमारे मुल्क से जो पैसा बाहर गया है 1978 से लेके 2018 तक वो 333 बिलियन। और ये तो वो पैसे हैं कि जो रिकॉर्ड में आए हैं, जो बाहर गए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, बिजनेस में किसी ने लगाया, किसी ने किसी और कंट्री में कुछ और ख़रीदा। किसने लगाया, क्या ख़रीदा, कौन लेके गया, वो आप सबको पता है। उसके बारे में मुझे इस वीडियो में बताने की ज़रूरत नहीं। तो आप लोग कह रहे हो कि जी मुल्क साडा कर्जे च जा रहा है। कर्जे में क्यों जा रहा है? उसकी वजह यही है कि हमारे मुल्क के अंदर से पैसा बाहर जाई जा रहा है, और वो लग कहाँ रहा है? बाहर लग रहा है। अब उन्होंने दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी 4.3 बिलियन की, और अभी 1 बिलियन हमने जो IMF से मांगा है कि जी हमें दे दें, बेल आउट करा दें, मेहरबानी आपकी। उसके अलावा हमारी जो अशरफिया है, हमारे जो अमीर तबका है, ठीक है, जो भी करना है करो, लेकिन उसका डायरेक्ट इफेक्ट आम आवाम पे पड़ता है। अभी आपने देखा होगा कुछ यूट्यूबर्स, क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने, किसी ने 8 करोड़ की गाड़ी ली है, किसी ने 10 करोड़ की गाड़ी ली। क्या वो गाड़ियाँ पाकिस्तान में असेंबल होती हैं? नहीं। कहाँ से आती हैं? बाहर से आती हैं। तो बाहर से आप पाकिस्तानी रुपीज़ देते हो, डॉलर्स देते हो ना, तो डॉलर और बाहर चले गए। आप जब कहा जाता है कि जी आप अपनी इंपोर्ट्स के ऊपर थोड़ी सी उसको रोकथाम कर लो, थोड़ा सा रोक लो, तो वो भी नहीं हम करते। इंपोर्ट्स हमारी, एक्सपोर्ट्स थोड़ी सी बढ़ जाएँ, इंपोर्ट्स थोड़ी सी कम हो जाएँ, तो उसके बारे में भी बड़े लोग जो है ना वो सामने आ जाते हैं, नहीं जी नहीं है, ऐदे ना तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है, सारा कुछ पॉसिबल है। ठीक है, आप थोड़ी सी लग्जरी गाड़ियाँ थोड़ी देर कम चला लें, चॉकलेट्स लग्जरी थोड़ी देर कम खा लें, कुछ नहीं हो जाता। और निगरान हुकूमत के ऊपर तो गुस्सा करना या उनसे कुछ एक्सपेक्ट करना तो वैसे बेवकूफ़ी है। तो ये लोग जो छोड़ के भी लंदन जाके बैठे हैं, कोई कहीं और बैठा हुआ है, ये मालक हैं, इन्होंने वापस आना है और इन्होंने वापस से अपना मुल्क क्लेम कर लेना, निगरान जड़ा है उन्होंने हटा देना। हाँ, बात थोड़ी सी बुरी लग रही होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। वही करता धरता है, वही मालक हैं, क्योंकि आप सब ने, जब उन्होंने वापस आना, आप सब ने उन्हें वोट दे देने हैं, दोबारा से उन्हें सेलेक्ट कर लेना है। और उन लोगों ने आप लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ शुरू से लेके आज तक। अंग्रेज़ों ने 1857 के बाद क्या किया था? उन्होंने कहा था कि हिंदू को और मुस्लिम को कभी भी साथ ना आने देना, क्योंकि ये जब दोनों मिल जाएंगे तो ये क्या करेंगे, जिस तरह से उन्होंने पहले जंग आज़ादी लड़ी थी 1857 में, ये फिर करेंगे। तो वो बात उन्होंने वहाँ पर नहीं छोड़ दी थी, वो बात हमने आज भी रखी। आज हमने क्या किया अपने मुल्क में? मुस्लिम्स को क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ लड़वा रहे हैं, हिंदुओं के ख़िलाफ़ किया हुआ है, सुन्नी को शिया के ख़िलाफ़ किया हुआ है, पंजाबी को बलोच के ख़िलाफ़ किया हुआ है, सिंध वालों को पंजाब के ख़िलाफ़ किया हुआ है। ये सारे जस्ट आपको डिवाइड करते हैं और आपके ऊपर रूल करते हैं। और जब तक
हम इस तरह से बेवकूफ़ बनते रहेंगे, ये ऐसा होता रहेगा और ये रुकना नहीं है। हम बेवकूफ़ बनते रहेंगे। आप जो वीडियो देख रहे हो शायद आप बेवकूफ़ ना बनो, लेकिन कोई और बन जाएगा, ठीक है। और जब तक हम बेवकूफ़ बनते रहेंगे, इन्होंने बारियां लगाई हैं और वो बारियां लगाते रहेंगे और वो घूमते रहेंगे और पैसा इसी तरह से हमारा बाहर जाता रहेगा। मुल्क में हमारे कुछ भी नहीं रुकना, और आज अगर खुदा न खास्ता 10 बंदा मार रहा है तो कल 100 बंदा मरेगा। तो मेरा जो पैगाम एंड के ऊपर यही है कि भाई जो आपस की नफ़रतें हैं, चीज़ें हैं, इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। इनमें कुछ भी नहीं रखा हुआ, इनसे कुछ भी नहीं मिलना। अपने बारे में, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचो, अपने मुल्क के बारे में सोचो। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ नॉलेज मिला है इससे, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।